हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। तो पिछली वीडियो में हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो में हमने बात की थी कि 7वीं अनुसूची हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम रिवीजन करते चलते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां हमने पढ़ी थी। तो हमने ये जाना था कि हमारा जो मूल संविधान था, यानी जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था, उसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में उसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई और जो हमारा वर्तमान का संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हो गई है। तो पहले हम बात करते हैं। तो पहली अनुसूची जो हमारी है वो क्या बता रही थी? भारत राज्यों का संघ है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा कर रही थी। जो हमारी दूसरी अनुसूची थी, पहली अनुसूची ने बता दिया, लेकिन दूसरी अनुसूची जो थी हमारी वो चर्चा करती है वेतन की, पदाधिकारियों के वेतन की, पदाधिकारियों के वेतन की। हमने बात की थी पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, हाई कोर्ट के सीजेआई, यूपीएससी के अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, ये सब लोग पदाधिकारी होते हैं। अब हम ये बात करते हैं इनका वेतन कितना होता है। जैसे जब मैं बात करूंगा पार्लियामेंट की, हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा संसद होता है उसके 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। जब हम राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं तो उनका वेतन होता है 5 लाख, 5 लाख पर मंथ। वहीं जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति क्या होगा? जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष को अध्यक्ष बोलते हैं। जो हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं कि उनका कितना वेतन होता है, तो उनकी जो वेतन या सैलरी होती है पर मंथ की, वो 4 लाख पर मंथ होती है। और उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है पर मंथ की, वो भी कितनी होती है? 4 मंथ होती है, 4 लाख पर मंथ होती है। इसी तरह कई सारे हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की, तो उनका जो वेतन होता है 2,80,000 पर मंथ होता है। जो मेन जज होते हैं, बाकी जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ बैठते हैं, उनका 2,50,000 या 2.5 लाख बोल सकते हैं। उसी तरह जब हाई कोर्ट के सीजेआई की बात करते हैं तो उनका 2,50,000 होता है, 2,50,000 होता है। और उनके साथ जो बैठते हैं वो उनका हो जाता है 2,25,000 हो जाता है। इसी तरह कई सारे हमारे पदाधिकारी हैं जिनका अलग अलग वेतन होता है। अब ये सोचिए कि हमारे नेता लोग कितने ईमानदार होते हैं, हमारे लिए कितना काम करते हैं। देखिए, उनका वेतन तो कम ही होता है। जब हम एमपी एमएलए की बात करते हैं, जैसे विधायक की बात करते हैं, तो उनका वेतन राज्य के हिसाब से होता है। एक विधायक का जो वेतन होता है वो राज्य के हिसाब से होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनका वेतन हो जाता है 1,87,000 हो जाता है। सोचिए हमारे नेता कितने ईमानदार है, हमारे लिए कितना काम करते हैं। वो लोग क्या क्या करते हैं, देखिए। पहला तो उनका वेतन 1,87,000 है, 1,87,000 है, ठीक है। लेकिन उसमें वो गाड़ियां भी चलाएंगे कई सारी, उनके पास कई सारी गाड़ियां भी होंगी। इसके बाद वो बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, तरह तरह की रैलियां भी निकालते हैं। ये सब खर्च भी करते हैं इसी से। कितने ईमानदार लोग होते हैं, सुबह शाम हमारे लिए काम करते हैं। तो कितने ईमानदार लोग हैं हमारे नेता, इसी सैलरी से कर सकते हैं। बाकी मेहनत तो भरपूर करते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये हमारी दूसरी अनुसूची थी। पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, दूसरी अनुसूची वेतन की बात करती है पदाधिकारियों की, तीसरी अनुसूची क्या बात करती है? शपथ के बारे में, शपथ के बारे में बात करती है। अच्छा, शपथ की ये जो पदाधिकारियों के शपथ है, इसमें कौन शपथ लेगा, कौन दिलाएगा, कौन कौन सी शपथ लेगा, ये सब चीजों की चर्चा है। लेकिन इस तीसरी अनुसूची में हमारे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, ये शपथ की चर्चा नहीं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? तीसरी अनुसूची में आप सभी के शपथ की चर्चा पढ़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। पति के शपथ की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है चर्चा? देखो, ये क्या है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो इसको सीनियर दिखाने के लिए हम उन्हें सबके साथ नहीं रख सकते हैं, सबके साथ नहीं रखे हैं ताकि ये सीनियर दिखे, इसलिए इसे अलग रखा गया है। अर्थात तीसरी अनुसूची में अगर पूछा जाए तो किसके शपथ की चर्चा नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या बात करती थी कि राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बता रही थी, राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बता रही थी। 5वीं अनुसूची
लोकसभा में जो हमारे SC/ST वर्गीय जाति समूह थे उनके लिए सीटों का आरक्षण कर रही थी। 6वीं अनुसूची क्या कर रही थी? पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कल्चर का संरक्षण कर रही थी। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में क्या बात करते हैं? शक्तियों का विभाजन इसमें है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन से क्या मतलब है? शक्तियों के विभाजन से ये मतलब है कि हमारे देश में कई सारे विषय हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, जनसंख्या नियंत्रण है, और हमारे जो सरकार होगी वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। राज्य जो है हमारे उनके जो सरकार होती है वो राज्य सरकार, और पूरे ओवरऑल इंडिया में जो सरकार होती है वो केंद्र सरकार होती है। तो इतने सारे विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा किस विषय पर, इसलिए कहा गया है। जैसे इसके लिए 3 सूचियां हैं। पहली होती है संघ सूची। संघ सूची, इसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। केंद्र इस पर सरकार बनाती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाएगी। ठीक है। जब हम बात करते हैं राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कानून। जब हम बात करते हैं कि दोनों किस पर कानून बनाएंगे, यानी संघ सूची भी और राज्य सूची भी के जो विषय होते हैं, संघ सूची पर तो केंद्र ने बनाया, राज्य सूची पर तो राज्य सरकार ने बनाया। ये विषय पर दोनों कानून बनाने का अधिकार हो तो उसे समवर्ती सूची में डाला गया इन विषयों को। पहला होती है संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार नियम बनाती है। राज्य सूची उन विषयों के रखा गया जिन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। फिर समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, कानून को लेकर मतभेद होता है या लड़ाई हो जाता है, तो जो बड़ा होता है वही जीतता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कौन बड़ा है? तो हम देखते हैं केंद्र सरकार बड़ी है तो बड़ा वाला ही जीतेगा। किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। जानते हैं जो हमारी संघ सूची है इसमें 100 भी सब्जेक्ट है, 100 विषय। 100 विषय जैसे कौन कौन से? सेना रख सकते हैं, बैंकिंग रख सकते हैं, सेना इसमें रख दिए, बैंकिंग रख दिए, कई सारे मतलब राज्यों के नाम भी बैंक रखे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन वो केवल पंजाब में नहीं है, पूरे इंडिया में है, यानी उस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र बना रही होगी। इसी तरह जब हम राज्य सूची के बारे में बात करते हैं तो उसमें पंचायत बोल सकते हैं, और भी सारी चीजें हैं। पंचायत ग्रामीणों को देना, ये राज्य सरकार का काम होती है। समवर्ती सूची में हम बोल देते हैं शिक्षा आ गया, जनसंख्या नियंत्रण आ गया, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य आ गया, नापतौल आ गया, और कई सारी चीजें हैं। देखो क्या था, पहले क्या था, जो संघ सूची है इसमें 100 विषय थे। राज्य सूची में अभी वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 है। हम देखते हैं कि जो पहले की बात करते हैं, जो संघ सूची थी, यानी संघ सूची बोल देते हैं, इसे राज्य सूची बोल देते हैं और इसे समवर्ती सूची बोल देते हैं। पहले क्या थी, या मूल संविधान बोल सकते हैं। संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 केवल विषय थे। लेकिन क्या हुआ, केंद्र सरकार तो बड़ी है, वो सोचे कुछ विषयों को हम अपने में ले लेते हैं, लेकिन राज्य भड़क जाती है कि उसके अधिकार लिए जा रहे हैं। तो संघ सूची क्या करती है, इसमें से 5 विषय निकाल करके इसमें डाल देती है समवर्ती सूची में। तो ये हो जाते हैं 52 सब्जेक्ट्स। अब भी है उतने ही, और इसमें से 5 माइनस हो जाते हैं, 61 विषय बचते हैं। संघ सूची अपने में नहीं डालती है, इससे राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में चले जाते हैं। और ये कब किया उन्होंने? ये उन्होंने किया 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में क्या था, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए, कई सारे संविधान संशोधन किए गए, जिसे इसे लघु संविधान भी बोल देते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं 1976 को। इसको 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये थे। अब इसमें से जो 5 विषय निकाले गए वो कौन कौन से थे? जो समवर्ती सूची में 5 विषय डाले गए और इसमें से 5 विषय निकाले गए वो कौन कौन से थे? पहले थी शिक्षा। शिक्षा क्या किया इन्होंने, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया कि शिक्षा पर अधिकार हम भी बनाएंगे, तुम भी बनाओगे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बात किया जनसंख्या नियंत्रण पर। जनसंख्या नियंत्रण पर अगर जनसंख्या नियंत्रण ना निकालते तो हो सकता है राज्य अपनी जनसंख्या कम दिखाने के लिए, मतलब अपने अंदर अगर अंडर होता तो कम भी दिखा सकता था। केंद्र सरकार कहती कि अब हम 2 हमारे 2 चलाओ, राज्य सरकार कहती थी हम 2 हमारे 2 से अधिक होने दो, ऐसे चला देती। इसके बाद करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के बाद वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य और वन्यजीव अभ्यारण्य की सुरक्षा की बात।
माप तौल की बात करते हैं। अगर माप तौल को समवर्ती सूची में न डाला जाता तो हर राज्य का अपना एक मापक होता। इससे अगर उत्तर प्रदेश का अगर जो है मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो बिहार जाता है तो उसे अलग माप तौल पता चलता, तो उसे मालूम ही नहीं होता भाई ये कितना दे रहा है, तो माप तौल इसमें डाला गया और पूरे इंडिया में ही सेम चलता है। इसके बाद बात करते हैं और इसके बाद बचता है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन यानी केंद्र में भी और राज्य में भी, कि हाई कोर्ट में अगर आपको राज्य में न्याय नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरह हमने बात की 7वीं अनुसूची के बारे में, हमने क्या क्या जाना कि इसमें शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन कैसे कि इसमें केंद्र को अलग, राज्य को अलग और दोनों जिस पर कानून बनाए ऐसे विषयों को अलग रखा गया, उनको सूचियों में रखा गया। जैसे संघ सूची की बात करते हैं, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, 100 विषय हैं जैसे सेना हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन सब चीजों। राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बनाती है, इसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, जैसे पंचायत ले लेते हैं। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, ऐसे विषयों को रखा गया। जब हम बात करते हैं कि पहले की बात करें मूल संविधान में तो राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन क्या किया गया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1976 में, और इसमें क्या हुआ, राज्य सूची से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे राज्य सूची में जो अब वर्तमान में विषय है वो 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। लेकिन वो 5 विषय कौन से? पहले शिक्षा थी, दूसरा थी जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा थी वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य जीव की सुरक्षा करना, तीसरा थी मापतौल की और चौथा था न्याय प्रशासन की बात की थी। देखो, जब हमारा संविधान बन जाता है, संविधान बनते वक्त जो लोग बना रहे थे क्या वो भविष्यवेत्ता थे? यानी एस्ट्रोलॉजर तो थे नहीं जो भविष्य देख लेंगे कि आगे क्या आने वाला है, आगे क्या होने वाला है, जो नए विषय आएंगे उसमें किसमें डालेंगे। तो उन्होंने कहा देखो भैया कि जो विषय हमने बताए हैं, संघ सरकार कानून बना रही है यानी संघ सूची डाल देती है अगर केंद्र सरकार कानून बना रही है, राज्य सरकार कानून बनाएगी तो राज्य सूची में, दोनों कानून किसी विषय पर बना रहे तो समवर्ती सूची में। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। जैसे आज के टाइम पर एआई आ गया है, एआई आ गया है, ये तो उनको पता ही नहीं था। सोशल मीडिया, सोशल सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कई सारे हैं, इनके बारे में नहीं पता था। तो बात की गई इन्हें किसमें डाला गया तो उनको पता नहीं था। उन्होंने क्या किया था, एक नई सूची बना दी थी, उन्होंने एक अवशिष्ट सूची बनाई थी, अवशिष्ट सूची। इन्होंने कहा भविष्य में जो नए विषय आएंगे उनको अवशिष्ट सूची में डाला जाएगा। किसमें? अवशिष्ट सूची में डाला जाएगा। जो भविष्य के नए विषय आएंगे उनको अवशिष्ट सूची में डाला जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक पेज छोड़ दिया। जैसे हम क्या करते हैं कि कभी कॉपी में लिख रहे होते हैं, हमको पता चलता है कि चलो बाद में कोई सवाल अच्छा मिलेगा तो एक पेज छोड़ देते हैं, उसमें बाद में लिख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। उसी तरह उन्होंने भी किया, एक पेज छोड़ दिया था अवशिष्ट सूची के नाम से, जिसमें आज डाले जाते हैं। बात की जाती इस अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा तो केंद्र सरकार इस पर भी कानून बनाएगी। अगर देखा जाए पूरा तो अगर पूरी सूची में देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है या अधिक विषयों पर कानून बनाती है। पहली संघ सूची पर तो बना ही रही है, राज्य सूची पे तो राज्य सूची बना रही, कोई दिक्कत नहीं। समवर्ती सूची में अगर दोनों में झगड़ा होता है तो हम कहेंगे भैया केंद्र सरकार की बात मान्य होगी, यानी कानून तो वही बना रही, देख सकते हैं। जब हम अवशिष्ट सूची की बात करते हैं तो इस पर भी कौन कानून बना रहा है? केंद्र सरकार। यानी हमारा केंद्र क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आइए अब हम आगे देखते हैं आगे की अनुसूचियों के बारे में। 8वीं अनुसूची क्या थी? भाषा के बारे में, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये मूल संविधान में नहीं थी, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें कब कब जोड़ा गया है, ये चीजें जान लेते हैं। हाँ, तो हमने 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा जो मूल संविधान में थी। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो मूल संविधान में नहीं थे, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। जैसे हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, भूमि उन्मूलन से संबंधित थी। इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारा संविधान बना उसमें पहला संशोधन किया गया और 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, भूमि सुधार वाली। 10वीं अनुसूची क्या हुआ? 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 52वां संविधान संशोधन था। कब हुआ? 1985 में हुआ। और इसमें क्या था? दल बदल, यानी एक नेता दूसरे दल में जाता था तो पहले वाले की सरकार गिर जाती थी, उस पर रोका गया। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 में, इसमें पंचायत की बात की गई है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन था 1993 में, नगर पालिका इसमें जोड़ा गया है। ये थी हमारी सारी 12 अनुसूचियां जिसके बारे में पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते रहते हैं। पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, दूसरी पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी
पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों की संख्या। पांचवी अनुसूची लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीट। छठवीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कल्चर का संरक्षण। सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, अभी पढ़ा। आठवीं अनुसूची के किसके बारे में बात करती है, तो आठवीं अनुसूची बात करती है भाषा के बारे में, 22 भाषाएं। फिर 9, 10, 11, 12 जिन्हें जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है, नौवीं अनुसूची बात करती है भूमि उन्मूलन के बारे में। 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है, दल बदल पर रोक के बारे में। 11वीं अनुसूची बात करती है पंचायत के बारे में। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में पढ़ती है। हमने पूरी अनुसूची का अध्ययन कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके एक एक भाग करते पढ़ते जाएंगे संविधान के। बाकी थैंक्स, जय हिंद।